हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज हम लोग ने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ सेल कि सेल के कौन कौन से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो आज उसी को आगे की तरफ हम कंटिन्यू करेंगे और आज हम पढ़ेंगे कि सेल में इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या हैं। जैसे कि हमने उस दिन पढ़ा था, देखिए उस दिन हमने पढ़ा था 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ सेल। जो 3 मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ सेल थे कि हाँ, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियस क्या क्यों इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें हम लोग ने कवर करी थी। आज हम लोग उससे भी इंपॉर्टेंट चीज, ये क्या हो गया धमाका टाइप्स, आज हम लोग उससे भी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और सारी चीजें डिटेल में भी हमको पढ़नी है। तो रेडी हो सब लोग? तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग पार्ट्स ऑफ सेल में। आप आपका जो सबसे पहला टॉपिक है विच इज कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन। नाउ व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन? जैसे अगर आप एक कमरे में खड़े हो तो एक कमरे में मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। अब आप कहोगे मैम कोई मेम्ब्रेन हमें तो नहीं दिखाई देती। ऑब्वियसली आपको थोड़ा हाइपोथेटिकली सोचना है। तो जिस भी रूम में अगर इस समय आप बैठे हुए हो या अगर आप ये वीडियो देखते हुए कहीं पर भी प्रेजेंट हो, तो अगर बाहर की जगह अगर आप घर में हो तो आपको चारों तरफ एक बाउंड्री दिखेगी जिसको हम दीवार कह सकते हैं, वॉल कह सकते हैं। दिस बाउंड्री विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरमेंट, राइट? यानी कि दिस बाउंड्री विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल एनवायरमेंट। अगर बाहर धूल चल रही है, गर्दा है, मौसम खराब है, बट अगर आप घर के अंदर हो तो यू आर सेफ। इन द सेम वे सेल इज प्रोटेक्टेड विद द मेम्ब्रेन विच इज कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन। और ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये सेल को किसी भी तरह के एनवायरमेंटल कंडीशन से, किसी भी तरह के हार्श कंडीशन से बचाने का काम करता है। तो अच्छा, अगर सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो बात ये आती है कि सेल मेम्ब्रेन हम क्यों पढ़ रहे हैं। सेल मेम्ब्रेन ये तो समझ आ गया कि ये प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, और ये किस चीज़ों से बना है, इसमें क्या कुछ स्पेशल क्वालिटी है। तो ये सारी चीज़ हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। तो घबराने की कोई बात नहीं है, पॉइंट वाइज पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले आपको बताया गया है इट इज दी, सॉरी, ओके, ओके तो सबसे पहले आपको बताया गया है आउटर मोस्ट इन एनिमल सेल। व्हाई इट इज सेइंग दैट इट इज आउटर मोस्ट इन एनिमल सेल। यहाँ पर अगर आप पॉइंट देखो तो एनिमल सेल बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बता रहा है कि आउटर मोस्ट तो है, ये तो हमें भी पता है, अगर कोई मेम्ब्रेन है तो जाहिर सी बात है वो आउटर मोस्ट ही होगी। लेकिन आउटर मोस्ट केवल एनिमल सेल में क्यों है? एनिमल सेल में इसलिए है क्योंकि प्लांट सेल में एक और लेयर प्रेजेंट होती है। प्लांट सेल में एक और एडिशनल लेयर प्रेजेंट होती है जिसको आप सेल मेम्ब्रेन ना कहकर सेल वॉल कहते हो, सेल मेम्ब्रेन ना कहकर सेल वॉल कहते हो। जैसे कि ये एक सेल है, तो एनिमल सेल में ये जो ये वाला मेम्ब्रेन मैंने रेड कलर का बनाया है, दिस इज कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन। इसको क्या बोलते हो आप? सेल मेम्ब्रेन बोलते हो। लेकिन इन केस ऑफ प्लांट इस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है कुछ इस तरह से, जिसको आप बोलते हो सेल वॉल। जिसको आप क्या बोलते हो? जिसको आप बोलते हो सेल वॉल। अच्छा, बात यह आती है कि ऐसा क्यों है, यानी कि एक एडिशनल लेयर प्लांट सेल पर क्यों प्रेजेंट है। तो एडिशनल लेयर प्लांट सेल पर इसलिए प्रेजेंट है क्योंकि प्लांट कैन नॉट मूव देमसेल्फ, लोकोमोशन नहीं करते प्लांट। अगर कोई बहुत बुरी कंडीशन है तो एक जगह से भाग के वो दूसरी जगह नहीं जा सकते, वेयर आज एनिमल्स कैन डू, ह्यूमन बींग्स कैन डू। तो इसलिए एनिमल सेल्स में क्या है, तो इसलिए एनिमल सेल्स में सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट। आई होप दिस इज क्लियर। अब नेक्स्ट अगर आप पॉइंट देखोगे तो चश्मे में पता नहीं आज क्या हो गया, दिख नहीं रहा अच्छे से। चलो नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखोगे, लाइज नेक्स्ट टू सेल वॉल इन प्लांट सेल। तो ये चीज आपको बता रहे हैं कि प्लांट सेल में सेल वॉल के नीचे सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा इन प्लांट सेल विच मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन, तो वहां पे उस केस में आप सेल मेम्ब्रेन ना बोलकर सेल वॉल बोलोगे कि सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन इन केस ऑफ प्लांट सेल, बट इन द केस ऑफ एनिमल सेल सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट सेल। सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन। व्हाई? क्योंकि प्लांट्स को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए, और एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए तो एक एक्स्ट्रा लेयर उनमें प्रेजेंट होती है विच इज कॉल्ड एज सेल वॉल। नेक्स्ट है वेरी थिन फ्लेक्सिबल लिविंग मेम्ब्रेन। यहां पर बोला जा रहा है कि ये बहुत पतली सी होती है और फ्लेक्सिबल होती है, बहुत पतली सी होती है, फ्लेक्सिबल होती है और पतली सी थिन मेम्ब्रेन होती है। दूसरी चीज, अगर बात करते हैं हम सेल मेम्ब्रेन की जगह सेल वॉल की, तो सेल वॉल लिविंग नहीं होती है, सेल वॉल लिविंग नहीं होती है, वेयर एज जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो लिविंग होती है। तो ये दोनों में अंतर है। दूसरी चीज, सेल मेम्ब्रेन में फाइन पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि आज यू कैन सी फाइन पोर्स अगर आपको दिख रहे होंगे। पोर्स क्यों प्रेजेंट होते हैं? पोर्स इसलिए प्रेजेंट होते हैं, सोचो पोर्स क्यों प्रेजेंट होते हैं, सोचो। देखो,
तो पोर्स अगर नहीं प्रेजेंट होंगे तो अगर कोई भी सब्सटेंस है तो वो इधर से इधर आर पार कैसे जाएगा। जब भी आपको पढ़ाया जाता है सेल मेम्ब्रेन के बारे में, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि इट इज सेमी परमिएबल नेचर। सेमी परमिएबल का मतलब है कोई भी कूड़ा कचरा नहीं आने देगा। अगर आप पिछला वीडियो देखोगे तो आपको उसमें मैंने ये भी बताया था कि हम अपने घरों में एक लकड़ी का दरवाजा लगवाते हैं, उसके बाहर एक जाली भी लगवाते हैं, राइट, क्योंकि हम नहीं चाहते मच्छर अंदर आए, हवा आए लेकिन मच्छर ना आए। तो इन द सेम वे ये जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है ना, ये सेमी परमिएबल है। ये इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस को तो अंदर आने देती है लेकिन फालतू के कूड़े कचरे को अंदर नहीं आने देती। और अगर इंपॉर्टेंट मटेरियल अंदर आ रहा है तो वो उसमें पोर्स प्रेजेंट होने चाहिए, एंड अगर पोर्स प्रेजेंट होंगे तभी इंपॉर्टेंट मटेरियल अंदर की तरफ आ पाएगा। और ये पोर्स का एक और रोल होता है, पोर्स का साइज कुछ ऐसा होता है, यानी कि कुछ उनका पोर का साइज ऐसा होता है कि जो मटेरियल आना चाहे बस वही आ सके। अगर छोटा पोर है तो ऑब्वियसली जो बड़े पार्टिकल्स है वो अंदर नहीं आ सकते, इसीलिए जो पोर्स का साइज है वो कम होता है और उन पार्टिकल्स के लिए सही होता है जिन पार्टिकल्स को सेल मेम्ब्रेन के अंदर आना है। जैसे कि अगर आप जाली भी लगाते हो तो आप इतनी महीन जाली लगाते हो कि ताकि मच्छर ना आ पाए लेकिन हवा आए। अगर आप बड़ी जाली लगाने लगोगे तो उससे क्या होगा, उससे मच्छर भी आएंगे, हवा भी आएगा और आपका कोई फायदा नहीं होगा। तो इसीलिए जो पोर्स का साइज है वो कुछ इस तरह का होता है कि केवल इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट अंदर की तरफ सेल में आ सके और जो आलतू फालतू चीजें हैं वो अंदर की तरफ ना आ सके। नेक्स्ट है मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन। नाउ व्हाट इज लिपोप्रोटीन? लिपोप्रोटीन है लिपिड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिससे ये बनता है। तो ये अगर आपसे कोई पूछेगा ये किससे बनता है तो आप कहोगे लिपोप्रोटीन। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज सेल वॉल। सेल वॉल अभी मैंने आपको बताया दिस इज नॉन लिविंग। अभी आपने पढ़ा था कि आपके एग्जाम्स में ना डिफरेंशिएट करने को आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। तो आपका सबसे पहला डिफरेंशिएशन क्या बन रहा है, एक जो पहला पॉइंट है वो आपका ये है कि सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल whereas cell membrane is present in animal cell। दूसरा क्या है, सेल मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल whereas cell wall is rigid। रिजिड है ये, वो फ्लेक्सिबल है, डिफरेंस है। दूसरी चीज ये है कि आप ये बोल सकते हो सेल मेम्ब्रेन इज लिविंग मेम्ब्रेन whereas सेल वॉल इज नॉट लिविंग मेम्ब्रेन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप अपने आंसर में लिखोगे। नेक्स्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लेयर सराउंडिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये नॉन लिविंग है, रिजिड है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस व्हाट डज इट मीन, व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन? सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नथिंग बट इट इज आल्सो कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेम ही बात होती है। नेक्स्ट है मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। अब ये चीज आपको याद रखनी है कि सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन्स whereas सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड दिस इज फ्रीली परमिएबल। फ्रीली परमिएबल का मतलब क्या है, सेमी परमिएबल नहीं है, सेलेक्टिव चीजों को अंदर नहीं आने देगी, फ्रीली परमिएबल है यानी कि पूरी तरह से परमिएबिलिटी देता है। तो आप सोच रहे हो कि मैम ऐसे तो प्लांट सेल के अंदर बड़ा कूड़ा कचरा आ सकता है अगर दिस मेम्ब्रेन इज फ्रीली परमिएबल। कूड़ा कचरा कैसे आएगा, बिकॉज सेल वॉल के अंदर तो सेल मेम्ब्रेन है ना, सेल वॉल के अंदर तो सेल मेम्ब्रेन है ही, तो सेल मेम्ब्रेन तो बचाने का काम अभी भी करेगा ही, राइट। ये तो सेल वॉल तो एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है, बट सेल मेम्ब्रेन ऐसा थोड़ी है कि प्लांट में सेल मेम्ब्रेन है ही नहीं, सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो प्रेजेंट इन द प्लांट्स। नेक्स्ट है, नेक्स्ट सर हैं आईसीएससी का कोर्स है कंप्यूटर का जिसे आपको ज्वाइन करना है, क्योंकि ये कोर्स करोगे ज्वाइन तो कंप्यूटर में लगेगी नैया पार। डिस्काउंट भी आप देख सकते हो, तो जल्दी से जल्दी सब लोग इस कोर्स में क्या कर लो, एनरोल कर लो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म। नाउ व्हाट इज साइटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के जब अंदर की तरफ जाओगे तो उसमें आपको साइटोप्लाज्म मिलेगा। साइटोप्लाज्म थोड़ा सा ना विस्कस होता है। विस्कस मतलब समझते हो, विस्कस मतलब थोड़ा चिपचिपा होता है। जैसे अगर हाथ में अगर चीनी या शीरा लगा लो, जैसे आपने रसगुल्ला खाया और ऐसे प्लेट रख दिया तो थोड़ी देर तक हाथ चिपचिपाता रहता है। क्यों? क्योंकि वो विस्कस है, चिपचिपा रहा है। तो इन द सेम वे साइटोप्लाज्म इज विस्कस इन नेचर। ये जो विस्कस नेचर है ना, ये साइटोप्लाज्म के लिए बड़ा कमाल का है, क्योंकि साइटोप्लाज्म के अंदर बड़ी सारी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है और ये ऑर्गेनेलीज अगर चिपचिपा नहीं होगा साइटोप्लाज्म तो ये चिपक के नहीं रह पाएंगी, भागने लगेंगी। तो इसलिए जो साइटोप्लाज्म का ये विस्कस वाली चीज है ना, ये ऑर्गेनेलीज के लिए तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। दूसरी चीज ये है ऑल लिविंग पार्ट्स टुगेदर इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सक्लूडिंग न्यूक्लियस, यानी कि सेल के अंदर न्यूक्लियस को जब आप हटा दोगे तो जितना भी पार्ट बचेगा दैट इज साइटोप्लाज्म। ध्यान से सुनना, दिस इज सेल, this is nucleus and what is this is cytoplasm। ये क्या है, साइटोप्लाज्म है। तो ये साइटोप्लाज्म ये कहलाता है और ये न्यूक्लियस वाला हिस्सा है। ये मेम्ब्रेन क्या कहलाती है, सेल मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन क्या कहलाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। इस पार्ट को आप क्या बोलोगे, साइटोप्लाज्म। यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, द स्पेस बिटवीन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म, एंड वेयर एज
अगर आप पूरे को देखोगे साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, तो उसको मिलाकर आप कहते हो प्रोटोप्लाज्म। यानी कि प्रोटोप्लाज्म क्या है, अगर मुझसे कोई पूछे कि मैम हमारी किताबों में तो प्रोटोप्लाज्म लिखा है, तो आप बता दो प्रोटोप्लाज्म क्या है, तो बेटा प्रोटोप्लाज्म कुछ नहीं है, प्रोटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म का एडिशन ही तो है। यानी कि अगर केवल न्यूक्लियस को हटा दो तो वो साइटोप्लाज्म कहलाएगा, न्यूक्लियस को भी मिला दो तो वो प्रोटोप्लाज्म कहलाएगा। एक बार फिर से देखते हैं, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को मिला दो तो क्या कहलाएगा, प्रोटोप्लाज्म, और अगर इसको एक्सक्लूड कर दोगे तो क्या कहलाएगा, साइटोप्लाज्म। यानी कि न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म, whereas the area between the nuclear membrane and the cell membrane is called as cytoplasm। नेक्स्ट देखिए, contains a mixture of water and soluble in organic and organic compound and various organelles। तो साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और बहुत सारी ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट होती हैं, जिसमें से सबसे पहली जो ऑर्गेनेली है दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम से तो बड़ी अच्छी लग रही है, काम भी बहुत इंपॉर्टेंट करती है, तो हमें ये देखना है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता क्या है। एक बार इसको आप देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम देखो, आपको दिख रहा होगा ये कुछ ऐसा फोल्ड्स बने हैं, और इस फोल्ड में ऊपर आपको ऐसे छोटे 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 स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, राइट। और ये जो स्ट्रक्चर है ना बेटा, ये कुछ नहीं है, दीज आर राइबोसोम। ये स्ट्रक्चर्स क्या हैं, ये स्ट्रक्चर्स हैं राइबोसोम। राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। तो जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना कहलाकर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। रफ क्यों कहलाता है, क्योंकि ये इसको खुरदरा बना देता है। तो इसलिए जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर ये रेड कलर का ब्यूटीफुल राइबोसोम आ जाता है, तो ये इसको एंडोप्लाज्मिक से इसका नाम बदल के इसको रफ बना देता है। तो बता रहे हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा है, इरेगुलर नेटवर्क है, कैसी मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन है, कॉन्टिन्यूअस है विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑन द आउटसाइड एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑन द इट साइड, में बी स्मूथ और रफ। यानी कि स्मूथ और रफ का मतलब क्या है कि अगर राइबोसोम प्रेजेंट है तो रफ बोलोगे, राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है तो क्या बोलोगे, स्मूथ बोलोगे। तो अगर राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आप बोलते हो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर किसी सड़क में गड्ढे हैं तो उस सड़क को कहोगे रफ रोड, और अगर कोई सड़क एकदम स्मूथ है तो उसको क्या कहोगे, स्मूथ रोड। इन द सेम वे, ऐसा थोड़ी रोड ही हटा दोगे, रोड वर्ड तो इंपॉर्टेंट है ना, वेदर इट इज रफ और इट इज स्मूथ, बट रोड वर्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो इन द सेम वे, जब राइबोसोम प्रेजेंट है तो दिस इज कॉल्ड एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जब राइबोसोम नहीं है तो इट इज कॉल्ड एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको पॉइंट वाइज याद करनी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो आपकी ऑर्गेनेली है बहुत ही आसान ऑर्गेनेली है, 8th क्लास से 7th क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। एक एकदम छपी हुई लाइन है, जैसे सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, इन द सेम वे माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। व्हाई इट इज कॉल्ड एज सो, बिकॉज ये फॉर्मेशन करती है एनर्जी का इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। नाउ व्हाट इज एटीपी, एटीपी इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको क्या बोलते हो, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लो, वेरियस शेप्स बट यूजुअली सॉसेज शेप। जैसे देखो सॉसेज शेप लग रहा है ना, सॉस लाइक सॉस पैन जैसा इसका कुछ शेप लग रहा है, तो इसलिए इसको सॉसेज शेप बोलते हैं। नेक्स्ट अगर देखोगे तो यहाँ पर है डबल वॉल्ड इनर वॉल थ्रोन इनटू फोल्ड्स, यानी कि डबल वॉल होती है, बाहर एक वॉल आपको दिख रही है, अंदर की तरफ वॉल दिख रही है, और जो अंदर की तरफ वाली वॉल है उसमें फोल्ड्स प्रेजेंट है। यानी कि ये देखो गड्ढे दिख रहे हैं ना, तो अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट है, फोल्ड्स प्रेजेंट है। हैव देयर ओन डीएनए, यानी कि इनके पास खुद का डीएनए होता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि दे हैव ओन डीएनए। नाउ व्हाट इज डीएनए, डीएनए इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसके अंदर क्या भरा हुआ, जिसके अंदर क्या होता है, जीन्स होते हैं, जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, जो कि कैरी करता है कैरेक्टर्स को फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। इसको हम आगे और पढ़ेंगे। ऑल्सो कंटेन देयर ओन राइबोसोम, इनके पास खुद का राइबोसोम भी है और साथ ही साथ इनके पास खुद का डीएनए भी होता है। नेक्स्ट मेम्ब्रेन अगर आप देखोगे तो इट इज कॉल्ड एज गोल्जी एपरेटस, एनिमल सेल में होती है ये। स्टैक्स ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सैक, क्या है इसमें, फ्लैट देख रहे हो, क्या है ये, फ्लैट मेम्ब्रेन के स्टैक्स क्यों बोले गए हैं, यानी कि मेम्ब्रेन्स ऐसे अगल बगल ऐसे चिपकी हुई है और एकदम फ्लैट है, तो इसलिए आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टैक्स ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सैक। ना वॉय बोलना था मुझे, मैंने वॉय बोल दिया। फ्लैटेंड सैक, सैक क्यों है, क्योंकि ये देखो इसके अंदर स्पेस है, तो किसी भी चीज के अंदर स्पेस है ना तो उसको सैक वर्ड से हम डिनोट कर रहे हैं। नेक्स्ट है कंसिस्ट ऑफ ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स एंड वैक्यूल्स, जिसको मैंने काट दिया तो तुम इसको कटा हुआ मत समझना, तुम्हें इसको पढ़ना है। तो यहाँ पर आ रहा है इसमें ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है, वेसिकल्स लाइक स्ट्रक्चर्स, यानी कि छोटे छोटे ऐसे सर्कल्स प्रेजेंट हैं जिसके अंदर सब्सटेंसेस भरे हुए हैं, और वैक्यूल्स जो कि फूड स्टोर करने का काम करता है, ये तो हमें बचपन से ही पता है। एनिमल सेल में जो वैक्यूल होता है उसका अलग फंक्शन हमें पढ़ाया जाता है, प्लांट सेल में जो होता है उसका अलग पढ़ाया जाता है।
तो ये सारी चीजें पढ़नी है कि प्लांट सेल में वैक्यूल काफी बड़ा होता है, एनिमल सेल में छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, प्लांट सेल में वैक्यूल इतना बड़ा होता है कि न्यूक्लियस को धक्का देके पेरीफेरी पे भेज देता है। ठीक है, अभी आगे आप ये सब और पढ़ोगे। नेक्स्ट देखिए राइबोसोम। अभी हमने राइबोसोम के बारे में पढ़ा कि या तो ये साइटोप्लाज्म में होगा या तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से चिपका हुआ होगा, और जब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से चिपक जाएगा भाई लोग तो इसको बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट ये सिंगल वॉल्ड है, इसमें स्फेरिकल बॉडीज है और ये मेनली आरएनए से बना है, डीएनए ही हर कहीं विजेता नहीं है, ये आरएनए से बना है। तो राइबोसोम इज कंपोज्ड ऑफ आरएनए दैट इज राइबोन्यूक्लिक एसिड, और जो डीएनए है दैट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीऑक्सी? एक ऑक्सीजन हटाया है, डीऑक्सी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो राइबोन्यूक्लिक एसिड। और अगर डीऑक्सी बोल रहे हो तो डीऑक्सी का मतलब है एक ऑक्सीजन हटा दिया तो वो डीएनए बन गया। नेक्स्ट देखो लाइसोसोम, बड़ा फेवरेट है मेरा। देखो कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई भी खराब सेल, बेकार सेल, थकी हुई सेल, उसको निगलने का काम करता है। ये क्या करता है? उसको निगलने का। तो इसको कहते हैं सुसाइडल बैग। खुद की सेल भी खराब हो गई तो उसको भी निगल जाएगा, तो इसलिए लाइसोसोम इज कॉल्ड एज सुसाइडल बैग। तो बस इतना समझ लो कि मेम्ब्रेन सैक्स बाउंडेड ऑफ फ्रॉम गोल्जी बॉडी कंटेन 40 डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स, बट सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें नहीं लिखी है जो कि आपको लिख लेनी चाहिए, इट इज कॉल्ड एज सुसाइडल बैग्स, और ये इनगल्फ कर लेता है अपने खुद के सेल्स को। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सेंट्रोसोम्स। नाउ व्हाट इज सेंट्रोसोम? अ रीजन सराउंडिंग द सेंट्रियोल लोकेटेड नियर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास ये प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में ही केवल पाया जाता है, प्लांट सेल में ये नहीं पाया जाता। कंटेन्स 1 or 2 सेंट्रियोल, सेंट्रियोल और सराउंडेड बाय माइक्रोट्यूब्यूल, यानी कि ये जो सेंट्रियोल है ये माइक्रोट्यूब्यूल से सराउंडेड होता है। फंक्शन क्या है इसका? जब क्रोमोसोम आपके डिवाइड करते हैं, जो कि आप क्रोमोसोम वाले चैप्टर्स में पढ़ोगे, तो उसमें आपको बताया जाएगा कि सेंट्रियोल किस तरह से क्रोमोसोम्स को पकड़ के रखने का काम करता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है यहाँ पर प्लास्टिड। नाउ दिस इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, जो कि ग्रीन पिगमेंट है जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है विच ट्रैप सनलाइट, डबल मेम्ब्रेन है, प्रोटीनेशियस मैट्रिक्स है, डीएनए होता है इसमें, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है जिसको थाइलाकोइड कहते हैं जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है। तो प्लास्टिड जैसे कि ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ऑल टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स नॉट इन एनिमल्स। जो दूसरे तरह के प्लास्टिड्स हैं वो जैसे कि फ्रूट्स को कलर देते हैं, क्लोरोप्लास्ट लीफ को कलर देता है, तो डिफरेंट plastids have different pigments, so they will give different colors according to the need. Next है nucleus, largest cell organelle, mostly spherical and dense, nuclear membrane with pores, जिसकी वजह से सब्सटेंस अंदर से बाहर जा सकता है, और इसी न्यूक्लियस के अंदर ऐसे गुच्छे मंझे जैसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है which is called as chromatin, और यही क्रोमैटिन कंडेंस करके बनाता है क्रोमोसोम। क्या बनाता है? क्रोमोसोम। और यही क्रोमोसोम बना होता है डीएनए और प्रोटीन से, जो कि आपका जेनेटिक मटेरियल है डीएनए। और यहाँ पर बोल रहा है इसमें नेटवर्क ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको क्रोमैटिन फाइबर्स बोलते हो, और इन्हीं क्रोमैटिन फाइबर्स में होता है डीएनए। तो एक चीज लिख लो कि क्रोमैटिन को कंडेंस करके क्या बनाया जाता है? क्रोमोसोम, जिसके बारे में हमारा नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है इसके बाद। और क्रोमोसोम किससे बनता है? डीएनए से एंड प्रोटीन से। नेक्स्ट है न्यूक्लियोलस, 1 or more राउंड शेप न्यूक्लियाई इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, राउंड शेप होते हैं, और इनको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। क्रोमैटिन फाइबर्स क्या है? क्रोमैटिन फाइबर्स ये देखो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, इनको जब कंडेंस करोगे तो क्या बनेगा? क्रोमोसोम बनेगा। सेल डिविजन के टाइम पर किससे बने हैं? ये डीएनए थ्रेड से बने हुए हैं। नेक्स्ट है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या है? क्लियर स्पेसेस हैं, इसमें वाटर प्रेजेंट है। प्लांट सेल्स के पास लार्जर वैक्यूल है, अभी मैंने आपको बताया था। एनिमल सेल के पास कम है, और इनकी जो कवरिंग है उनको क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। और आपको एक चीज और याद रखनी है कि प्लांट सेल में वैक्यूल इतना बड़ा होता है कि न्यूक्लियस को धक्का देके पेरीफेरी यानी कि आउटर की तरफ भेज देता है, लेकिन एनिमल में ऐसा नहीं होता, छोटे छोटे वैक्यूल होते हैं, तो न्यूक्लियस सेंटर में ही प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है ग्रैन्यूल्स, स्मॉल पार्टिकल, क्रिस्टल और ड्रॉपलेट्स, यानी कि छोटे छोटे साइटोप्लाज्म के अंदर जो ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट है उन सबको आप ग्रैन्यूल्स बोलते हो। तो आप देख सकते हो कि इस टॉपिक में आपका सारी चीजें कवर थी। तो ठीक है, हम लोग नेक्स्ट टर्न पे फिर मिलते हैं, और इसको आपको रिवीजन अच्छे से करना है। और नेक्स्ट टर्न पे हम लोग क्रोमोसोम और क्रोमैटिन ऐसे ही जल्दी से क्विक रिवीजन में समझेंगे, और ये आपके लिए स्पेशली इसको हम लोग जल्दी जल्दी कर रहे हैं ताकि आपका भी ज्यादा टाइम ना जाए और आप 10 मिनट से 15 मिनट के अंदर एक टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर कर सको। सो आई होप आप लोग को ये कंटेंट पसंद आ रहा होगा, और पढ़ते रहो, तैयारी करते रहो।